बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको शायरी का जो शौक है वो किस उम्र में हुआ कि हाँ आपको जो है शायरी आपको करनी है। शायरी शायरी करने का शौक तो मुझे बहुत बाद में लगा, लेकिन मुझे शायरी सुनने का शौक बहुत कच्ची उम्र में लग गया था। अच्छा। तो मेरे फादर जो है वो नाइट ड्यूटी उस टाइम उनकी थी, एस्कॉर्ट्स में जॉब करते थे। वो अर्ली 90s की बात है, ये 93-94 की, 93-4 की। तो सुबह आते थे तो हमारे स्कूल जाने का वक्त होता था, तो अक्सर माँ जो है वो टेप रिकॉर्डर पे भजन चलाया करती थी। तो जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। तो ये भजन चल रहे होते थे स्कूल जाते वक्त। पिताजी आते थे तो वो कैसेट चेंज कर देते थे। अच्छा। तो वो कैसेट लगा देते थे, चुपके चुपके रात दिन ना तू बहाना याद है। भाई 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 वाह। ओ प्रकाश की का वो जमाना याद है। या फिर वो नफरतों के तीर खाके दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। वो इस तरह वो गुलाम अली और के मेहदी हसन की, मतलब अभी भी वो, अब तो वो पैक पड़ी हैं, लेकिन वो मतलब कई 100 वॉल्यूम होंगे कैसेट्स के उनके पास गजलों के। तो अताउल्लाह खान साहब को, नुसरत फतेह अली खान की कवाली की कैसेट। तो उनकी गैर मौजूदगी में, अब उन दिनों टीवी कार्टून का इतना शौक मुझे कभी रहा नहीं, टीवी का इतना। तो हम उनके पीछे भी कभी घर वाले बाहर गए होते थे तो हम यही लगा लेते थे कैसे। तो अब भजन तो सुनने नहीं जाते भाई, 8 साल के बच्चे से भी जो है कि घर वालों के पीछे मस्ती के नाम पे जो है भजन तो नहीं सुने जाएंगे। लेकिन हाँ, मस्ती का सोर्स जो है कि कुछ आज एक्साइटिंग करना है घर वालों की एब्सेंस में, तो वो क्या क्रेजी किया जाए। तो वो ये होता था कि आज हम बैठ के सुनेंगे कि चुपके चुपके रात दिन सुबह आना याद है। तो ये पहला सिलसिला था शायरी से जुड़ने का। और फिर जो है वो एक दौर ये आया कि 11 साल की उम्र के आसपास जो है वो ICSE स्कूल में पढ़ रहे थे 4th स्टैंडर्ड से। तो इंग्लिश पे काफी जोर था। तो 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th, 7th, 8th 5 साल की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में तो लगातार चल ही रही थी, साथ साथ वो CBSE बोर्ड की जगह ICSE बोर्ड था जी। तो उसमें जो है इंग्लिश लिटरेचर पे काफी फोकस था। तो वो कुछ ऐसे नाम जो है वो लेजेंड्स जो है इंग्लिश पोएट्री के वो सिलेबस में हुआ करते थे, वो PB शैली हो, कीट्स हो, बायरन हो। तो ये सब को पढ़ने लगे तो अब लिखने की भी उत्सुकता आई कि अपनी जुबान तो छोड़ो, अंग्रेजी पे फोकस बहुत रहता था। अभी आप देखें कि 2001-2002 के आसपास की बात है कि इंडिया शाइनिंग का मोटो चल रहा था, इंग्लिश वाज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और सारा फोकस जो है वो बिल्कुल उस तरफ ही था। तो ऐसा लगता था कि अगर आपने इंग्लिश में पोएट्री कर ली तो आप यानी कि जो है एक पढ़े लिखे तबके के व्यक्ति माने जाएंगे, आप एक इंटेलेक्चुअल माने जाएंगे। अगर आपको किसी और तरीके से आपके स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं और बाकी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ये पोएट्री की तरफ अगर आप हैं, तो हमने सुना था कि जो है बच्चे जो पोएम लिखते हैं उनको टीचर्स बड़े अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने जो है फिर वो पोएम, तो 11 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र के बीच 4 साल मैंने कुछ 250-300 इंग्लिश पोएम लिखी होंगी। क्या बात है। और वो बहुत पिटाई होती थी कि वो किताबों के बीच में जो है वो सिलेबस की वो कॉपी लिख के जो है वो इंग्लिश पोएट्री की जा रही है। अरे वाह। तो मगर फिर इश्क हो गया। हाय 15 साल की उम्र में। खूबसूरत।
और वो पंजाबन लड़की। अच्छा। और उसकी उम्र आप ये सोचें कि मेरी 15 तो उसकी 13। अच्छा। तो 13 साल की लड़की को कहाँ इंग्लिश पोएट्री सुनाने बैठा है आदमी। सही है। तो जो है हमने फिर वापस लौटे साहिर की नज़मों की तरफ। तो वो साहिर की नज़में काम आती हैं, ऐसे में मजाज की नज़में काम आती हैं। तो वो 16 साल की उम्र में जो है वापस एकदम से जो है वो एक बॉलीवुड के गाने समझ आने लगे, जो अर्ली 50s 60s का जो म्यूजिक था, आर डी बर्मन जो है से पहले का जो संगीत था, एस डी बर्मन का जो संगीत था, जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का संगीत था, जो क्या नाम है, खयाम साहब का जो संगीत था, और जो अपने देवानंद साहब की फिल्मों में प्यारेलाल साहब, वो जोड़ी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ दूसरा, तो इसलिए तो वो संगीत, जी 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 जी, तो हाँ, तो वो संगीत पसंद आने लगा। मोहब्बत के मायने पहले ही अलग थे, क्योंकि जोड़ियां सुनी थी बचपन से, तो वो चाहे भजन चल रहे हो या गजलें चल रही हो, हमेशा एक के साथ एक ही का नाम आ रहा था। कि राम के साथ सीता का नाम आ रहा था, हीर के साथ रांझा का आ रहा था। ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था कि जो है मतलब एक से ज्यादा किसी से मोहब्बत जो है हो सकती है, या उसके एग्जाम्पल हैं, या ये मतलब तसव्वुर छोड़े, तखय्युल में भी ये बात जो है ये तारी होना नामुमकिन था कि इस जिंदगी में जो है ऊपर वाले से लेके नीचे वाले तक किसी को भी एक से ज्यादा से मोहब्बत हो सकती है। तो वो फिर तो वो मोहब्बत के साथ साथ जो है शुरू से ही एक श्रृंगार और विरह वियोग, तो ये दोनों एक साथ से चले, इनका जो रस है वो एक साथ से आता रहा। तो हाँ, मतलब पिया तो से नैना लागे भी पसंद आ रहा था, और प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, वो भी अच्छा तो ये भी पसंद आने लगा था। तो सोचा फिर यही क्यों ना किया जाए जी, कि अब 17 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया कि अब लिरिसिस्ट बनना है। वाह। आनंद भाई, इश्क हो गया था, गर्लफ्रेंड थी ही, और ये डिसीजन हो चुका था कि लिरिसिस्ट बनना है 17 साल की उम्र में। वाह भाई वाह। तो ये यहाँ तक का हमने जो है आपको बता दिया कि कहाँ तक। हाँ, अच्छा, कई लोगों ने कहा है कि अगर आपको याद हो तो कोई इंग्लिश आपकी पोएट्री के कुछ मिसरे आप सुना दें। अरे कैसे भी नहीं, मैं कोशिश क्योंकि मैंने आखिर में कॉलेज के दिनों में लौट के जो है एक मेरी जूनियर थी, तो उसने एक टैटू कराया था अपनी कमर पे। अच्छा। और एमिटी नोएडा में पढ़ता था मैं, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में जर्नलिज्म मास कॉम का कोर्स कर रहा था। अच्छा। तो आप भी मतलब हाँ, तो बिल्कुल, तो उसने अपनी बैक पे जो है यहाँ शोल्डर के पास बहुत बड़ा टैटू कराया, और उसमें डिजायर लिखा था। अच्छा। तो वो इतना अपीलिंग था, वो टैटू जो है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वो उसे पोएम में लिखने से। तो उस दिन मैंने जो है उस लड़की को देखा, बकायदा मैंने फिर उसे भेजी भी, और मैंने उससे कहा भी। और उन दिनों मतलब तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता था कि मैं किसी के साथ मोहब्बत में, एक रिश्ते में हूँ, तो मुझे कभी जो है उस तरह का डर नहीं लगा कि भाई मैं किस तरह की पोएम जो है किसी लड़की के एक कमर पे बने टैटू पे देख के उसे भेजूंगा तो वो क्या समझेगी। तो उस तरह का कोई डर था नहीं, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि मतलब ये बहुत ही एक जो मेरा जो रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, जो मतलब जिस वक्त जब साथ होते हैं उसे ही कहा जाता है अक्सर रिलेशनशिप जी। तो
ये भी एक बड़ा, मैं डेफिनेशन से कतराता हूँ इसकी, कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन जो है सिर्फ साथ रहने तक की नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल। तो लेकिन ये जो आम डेफिनेशन है तो वो बड़ा ही एक मशहूर किस्सा रहा, जो है वो बात जो है बहुत बिगड़ी भी और बढ़ी भी। और तो वो एक आखिरी पोयम थी डिजायर, उसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसमें मैंने जिक्र किया था। अब देखिए, मुझे बिल्कुल वो इंग्लिश में नहीं पोएम की लाइनें याद है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किस तरह के मेटाफर्स यूज किए थे। जी। तो मैंने जो है उसकी पलकों के उठने और गिरने के लिए जिस तरीके से वो कहते हैं कि वो कनेडियन फॉल का जिक्र किया था, जो शायद हाईएस्ट वाटरफॉल है, नियाग्रा फॉल। तो नियाग्रा फॉल का जिक्र किया था कि, और अमेज़न रिवर का जिक्र किया था गहराइयों के मामले में। क्या तखय्युल है। तो हाँ, और जो है गालों के रंग का वर्णन करने के लिए हमने जो है इजिप्ट के सैंड का वर्णन किया था, इस्तेमाल किया था। कहना है भाई कि द कलर ऑफ योर स्किन रिमाइंड्स मी ऑफ द सैंड दैट लेज एट द फीट ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स इन इजिप्ट। वाह। तो ये लाइन मुझे याद है, बहुत उम्दा। द सैंड दैट लेज on the feet of the great pyramids of Egypt। आनंद भाई, जैसा कि आपका ताल्लुक गुलाबी शहर जयपुर से है, और मैं बहुत खूबसूरत शहर है, मेरा खुद का कई बार जाना हुआ है जयपुर, और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की जबान अलग है, वहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग है। तो आप उस कल्चर से निकल के जब आप शायरी करते हैं, जब आप एक जबान को वो करते हैं, तो कितना जोड़ पाते हैं? या फिर कभी आपने अपनी उस जबान, जो जयपुर की जो जबान है, उसमें कभी कोई शायरी करने की कोशिश की शुरुआती दौर में? ये दरअसल यहाँ पे एक सवाल में जो है एक बेसिक गड़बड़ ये हो गई है कि मैं राजस्थान रहता हूँ पर राजस्थान से हूँ नहीं। अच्छा। तो मुझे भले ही यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं, क्या लेकिन उसकी वजह ये है कि मेरे फादर जो हैं वो, जैसे मैं बताया, वो मार्केटिंग जॉब में रहे, तो उनका ट्रांसफर होता रहा। तो मेरी परवरिश जो है काफी हिंदुस्तान के शहरों में हुई, अलग अलग शहरों में हुई। तो मेरी तो हमारा खानवादा जो है वो मुजफ्फरनगर का है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के। और तो मेरी मम्मी और पापा, मदर फादर दोनों, वो मुजफ्फरनगर की उनकी पैदाइश है। और मेरी पैदाइश जो है वो जहाँ वो उस तरफ उन दिनों उनकी जॉब थी पिताजी की, तो वो हरियाणा में थी। एस्कॉर्ट्स का बहुत बड़ा प्लांट था फरीदाबाद में। तो हमारी पैदाइश फरीदाबाद की है, और पढ़ाई लिखाई फरीदाबाद, भोपाल, जालंधर, पटना, मेरठ, दिल्ली, कोटा, बम्बई, पिलानी। तो मतलब जयपुर तो हम रेगिस्तान तो हम जो है घाट घाट का पानी पी के पहुंचे थे। तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। तो लेकिन ये बात हकीकत है कि मुझ पे किसी एक जगह का कल्चर हावी हो ही नहीं पाया। नहीं हो पाया, बिल्कुल, क्योंकि मैं इतने वक्त रुका ही नहीं। तो मुझे सुन के आपको नहीं लगेगा कि मैं हरियाणा की पैदाइश है, तो वो सख्तपन नहीं है आवाज में। लेकिन मैंने 4 साल बिहार में पढ़ाई की है, फिर 6, 7, 8, 9, तो आपको फिर भी नहीं लगेगा कि वो एक अलग इंटोनेशन है जो साउंड का, तो वो आपको नहीं महसूस होगा। बिल्कुल। मैं मेरठ रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी जो वो मेरठिया हमारा जो एक निकल के आती है, वो भी आपको महसूस नहीं होगी। मैंने बम्बई में भी वक्त बिताया, लेकिन तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी अक्सर जो है लोगों की जुबान बिगड़ती जाती है। कि वो जब वो अलग अलग जगह की एक साफ जुबान होती है जिन्होंने सीखी होती है,
जो उन्होंने हिंदी सीखी होती है, और फिर वो अगर जो नॉर्थ इंडियन हिंदी है वो अलग अलग जगह जाएंगे तो वो बिगड़ती चली जाएगी। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने सीखी ही नहीं, तो वो फिल्टरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक चलता गया। तो जो अच्छी चीजें थी वो कॉन्स्टेंटली हर जगह मौजूद थी भाषा में। अच्छा। तो भाषा की जो अच्छी चीजें हैं वो फरीदाबाद में भी वही हैं, वो यूपी में भी वही हैं, वो बिहार में भी वही हैं, वो महाराष्ट्र में जो अच्छी बातें हैं भाषा की या कैरेक्टर की आप अगर बात करें तो वो सारी बात जो अच्छी बातें हैं वो लगभग, इवन रिलीजन की अगर हम बात करें तो अच्छी बातें लगभग हर रिलीजन में एक सी हैं। बिल्कुल। किसी का बुरा मत करिए, नुकसान मत पहुंचाइए, अपनी ही धरती को नुकसान मत पहुंचाइए, द प्लैनेट, ये सारी बातें जो है वो लगभग जो थोड़ी सी कड़वी या नेगेटिव सी लगने वाली जो डार्क बातें होती हैं वही हर जगह की अलग होती हैं। वही हर भाषा की अलग होती है, वही हर कैरेक्टर की अलग होती है। भाई एक अच्छे आदमी का अगर आपको वर्णन करना हो, लेजेंड्स का वर्णन करना हो, तो अगर आपको लता मंगेशकर का वर्णन करना हो, कलाम का वर्णन करना हो या गांधी का वर्णन करना हो, तो आप एक शब्द लेके इन तीनों का वर्णन कर सकते हैं। कैसे? ये जमीन से जुड़े हुए लोग थे, बहुत हम्बल लोग थे। बिल्कुल। तो ये एक आम कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, लेकिन जब आपको तीन अलग बुरे आदमी मिले कि भाई, तो आपको देखा कि अलग अलग बुराइयां थी उनमें। कि भाई मान लीजिए तेलगी, अब पता नहीं लोगों को याद भी होगा नहीं होगा कि एक करीम तेलगी साहब थे जिन्होंने की जो है स्कैम किया था स्टैम्प घोटाला, तो इन्होंने जो हमारे सीरीज बन गई, तो इनका जो है एक मॉनेटरीली या पैसे के घोटाले को लेके इनकी नीयत खराब रही। किसी ने जो है जंग की, तो जैसे हिटलर हैं, तो हिटलर की जो है बुराई के पीछे की नीयत अलग थी, तो उसकी वहशत की नीयत अलग थी। जब अंग्रेजों ने वहशत की, जब जो उनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है यूके किंगडम का, कि सूर्यास्त ही नहीं होता था, तो उनकी मंशा अलग थी। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2001 में ट्विन टावर गिरने के बाद इराक और अफगानिस्तान में वहशत बरसाता है, तो उनकी नीयत अलग थी। तो बुराइयों की नीयत अलग हो सकती है, लेकिन अच्छाइयों की वो कोर सेम होता है। बिल्कुल। तो मेरी भाषा जो है वो फिल्टर्ड होते 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 जो है, मैं बड़े प्राउडली ये कह सकता हूं कि एक असल हिंदवी जो भाषा, या जिसे आप उर्दू जिसे सही मायने में जिसे उर्दू कहना चाहिए, कि जो है वो अरबी और फारसी और हिंदी और संस्कृत, ये चार भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं का जो एक कॉन्शियस मिलन है और जिसपे एक अग्रीमेंट बना है, तो वो उर्दू जुबान है। तो मैं तो एक वाकई में एक उर्दू जुबान का प्रोडक्ट हूं कि अगर सिर्फ फारसी या अरबी चल रही होती तो मैं मुमकिन नहीं था, या हिंदी और संस्कृत के माहौल में सिर्फ पला बड़ा होता तो मैं मुमकिन नहीं था। मेरी मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है कि हिंदुस्तान में उर्दू इस कदर जिंदा है और इतनी तह तक बसी हुई है कि मुझ जैसा लड़का जो 1990 में पैदा होता है, वो फरीदाबाद से लेके, भोपाल से लेके पटना जाता है, जालंधर जाता है, बंबई जाता है, लेकिन उसकी जबान जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है किस सहारे? क्योंकि ये सारी जुबान मिक्स होके उर्दू चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुबान जिसे हमें पता ही नहीं होंगे, लोगों को मतलब ही नहीं पता होंगे कि ये लफ्ज जो है वो उर्दू का, वो फारसी से आ रहा है, अरबी से आ रहा है, या संस्कृत से आ रहा है, या हिंदी से आ रहा है। आप उसे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि जो है इस्तेमाल जो है वो उर्दू लफ्ज है। बिल्कुल। कि तो वो जानी भाई, देखिए ना कैसे मतलब इल्म के जो सौदागर हैं जानी लखनवी साहब, बिल्कुल इसे तंज न माने जानी। आनंद भाई,
जब आपकी शायरी का दौर शुरू हुआ, जब आपने 17 साल की उम्र में सोच लिया कि आपको लिरिसिस्ट भी बनना है, आपने ये सफर शुरू किया, हाँ, और अब जब आप जिस जगह खड़े हैं, कितना मुश्किल रहा ये सफर? 15 साल हो जाएंगे लगभग यार। 32 साल का हो जाऊंगा मैं 10 जुलाई को। अच्छा, माशाल्लाह। और ईद है उस दिन, बकरीद है। अरे वाह। तो कॉलेज पहुंचे, इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा 12वीं में। मैं अच्छा। स्कूल लिटरेरी कैप्टन था बिरला स्कूल पिलानी में। तो खूब डिबेट्स जीते मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और साइंस स्ट्रीम से था, और लेकिन कोई फॉर्म नहीं भरा मैंने जो है इंजीनियरिंग का। ये क्लियर था कि मुझे क्या करना है। 3 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे, और मणिपाल यूनिवर्सिटी का भरा था, एमिटी यूनिवर्सिटी का भरा था, और सिम्बायोसिस का भरा था पुणे का। तो बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, तो तीनों में ही बकायदा सिलेक्शन हो गया था। मणिपाल इसलिए नहीं भेजा घर वालों ने कि उन्हें लगा गोवा के आसपास है, और काफी खबरें उन दिनों आती थी कि वहाँ ड्रग्स वगैरह का बहुत चक्कर है, और उन दिनों पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली थी, तो उन्हें लगा कि भाई नोएडा पास ही है, घर से आना जाना हो जाएगा, खर्चे में भी जो है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से कोई ऐसे ये नहीं है कि जो है बहुत मतलब। तो जबकि एमिटी की फीस जो है वो शायद मेरे फादर के बजट के बाहर की रही होगी उन दिनों भी। 75,000 रुपए सेमेस्टर की फीस थी 2008-9 में। तो यानी 1.5 लाख रुपए से तो मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस थी, और उसके बाद आप समझ सकते हैं तो उन्होंने किस। और इन सब के बावजूद जो है 2 साल बाद जो है 3rd ईयर 3 साल का कोर्स था, और हम जो है 3rd ईयर में भाग गए बम्बई। अच्छा। लिरिसिस्ट बनने। ओहो। और कुछ सीनियर्स थे वहाँ कॉलेज से निकले हुए, आज भी बड़े एस्टैब्लिश्ड हैं। कुछ अच्छे नाम लेने से मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग मेरे सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस वक्त। और बस मैं इतना कह दूं कि हाँ मतलब आईफा अवार्ड वगैरह जीते हुए हैं अब तो। वाह वाह वाह। तो हम वहाँ पहुंचे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बड़ा अच्छा सफर रहा। मुंबई में पहुंचने के बाद काम मिला। मैं निवेदिता बसु मैम का असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा। हम उनकी फिल्म पे काम कर रहे थे 6 महीने। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोज सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना, बिपाशा बसु, माही गिल, अनिल कपूर, विजय राज साहब, और मतलब एक अलग जो आप सोच के निकलते हैं उससे बेहतर था। आप सोचते हैं कि मुंबई पहुंचेंगे तो क्या जिंदगी होगी, स्ट्रगल होगा और ये होगा और वो होगा, और कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोगों को नाराज करके जा रहे हैं, कितनी उम्मीदों को। और कॉलेज और जाने से पहले जो है मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है, रिश्ता भी जो है वो खत्म हो जाता है इसी बात पे कि भाई आप कॉलेज क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, कुछ वक्त की बात है, और फिर आप नौकरी करें और शादी करें। और ये हमारे तो प्लान्स फिक्स थे क्योंकि 7 साल साथ रहते हुए हो गए थे, तो ऑब्वियसली काफी आगे तक की बातें हो गई थी। तो सब सही चल रहा था, और उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं निवेदिता मैम के, या उनको अटैक आ जाता है, तो उन्हें कलकत्ता वापस जाना पड़ता है। तो कुछ वक्त के लिए जो है फिल्म वो स्टॉल हो जाती है। 1 महीना 2 महीना ऐसे निकलता है, और वो घर वालों से भी वो फिर वो बम्बई का खर्चा निकालना भी एक अलग वो है। तो लगभग कुछ 6 महीने हमने फिर वहाँ वेटर का काम किया। अच्छा। इस उम्मीद में कि फिल्म शुरू होगी। तो आज ये देखें, आपने सफर का जिक्र किया कि कैसा रहा। तो मैं वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, बॉम्बे में रहता था, और अपार्टमेंट मतलब फ्लैट का जो किराया था वो 34,000 रुपए था।
और उसके बाद जब मैंने एज अ वेटर जब मैंने नौकरी पकड़ी तो मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये। 8,000 तो मैं फ्लैट वहां से खाली करके बम्बई की जो ऑफिशियल जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर हमें निकलना पड़ा। और हम मीरा रोड पहुंचे। अच्छा। और मीरा रोड में हमने एक चॉल में कमरा लिया। कमरा में 3 बेड थे, बंक बेड, तो 2,000 रुपये पे बेड मिला। अच्छा। मीरा रोड से 2 घंटे का सफर था, 1.5 घंटे का लगभग जहां हम जाते थे और 2 ही घंटे आने में लगते थे। 10 घंटे की नौकरी थी, तो 6-7 घंटे सोने के बावजूद जो है कोशिश करते थे कि हर रोज एक गाना लिखने की कोशिश करते रहें। तो 6 महीने तो निकाल दिए। होली का दिन आया, दिवाली से होली हो गई, और वहां से यही मैसेज आ गया कि अब ये फिल्म जो है वो बक्से में चली गई है। ओहो। तो बस हम लौट आए उस दिन अपना सामान बोरिया बिस्तर पैक करके। लेकिन एक बेवकूफाना हरकत लौटते वक्त की थी। आप देखिए, ये बेवकूफ इसलिए पहले ये कह रहे हैं कि आप इसे दोहराने की कोई सुनने वाला गलती से भी कोशिश ना करे या ना समझे, मगर याद आया तो बता रहे हैं कि जब बोलने जा रहे थे वहां होटल में कि फाइनल चेक लेना था वहां से, जो भी बचा कुछ पैसे लेने थे, तो लौटते वक्त जो है वो दोपहर का वक्त था। मुंबई एक लोकल खाली होती है अक्सर, ऐसी बहुत भीड़ नहीं होती है एकदम बीच दोपहरी में। लेकिन जो है उसकी ट्रेन की छत पे सफर करने का जो एक सपना था वो बचपन का, वो पूरा कर लिया और जिंदा बच गए तो आपके सामने है। वरना खतरनाक बहुत है वो सफर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है जो देख रहे हैं ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें। ये इसीलिए बहुत जोर दे के मैंने इसे पहले कहा जी कि वो शायद जो है कमजोर दिल की एक छोटी सी हल्की सी कोशिश रही होगी हार मान जाने की, शायद। तो इशारा काफी है, लेकिन वो बस क्योंकि जब आप ये कह के जंग के लिए निकलते हैं कि कोई साथ ना भी दे तो मैं जंग के लिए निकल रहा हूं, ऐसे में फिर जंग से लौट आना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल होता है। अक्सर जो लोग, इसीलिए बंबई की भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग ये रियलाइज तो कर जाते हैं कि अभी वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैलेंट नहीं है, अभी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, अभी लौट जाना चाहिए। लोग लौटने में बहुत, क्योंकि लौटना जो है ना वो बहुत हिम्मत का काम है। किसी चीज में घुस जाना बहुत आसान काम है। लोग अक्सर कहते हैं कि इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए चीजों से भागना और 1 कदम पीछे लेना या 2 कदम पीछे लेना बहुत फर्क है। बिल्कुल। बॉक्सिंग का एक बहुत फेमस कोट है जी, टू थ्रो योर मोस्ट पावरफुल पंच यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। साइंस है पूरी। करेक्ट। तो आज मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि लौट कर सही किया, कि वो पीछे हटना नहीं था, वो स्टेप बैक था। बिल्कुल जरूर। और पीछे हटना, बहुत दुनिया आपको कोसेगी, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको
कोसेगी, समाज कोसेगा, आसपास के लोग कोसेंगे कि देखो बड़ा तुर्रम खां समझते थे अपने आप को और ये तो अपने आप को गुलजार समझ के चल गए थे और कॉलेज की डिग्री भी नहीं। तो ये है सफर कि फिर आपको मजबूरन एक कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ती है और फिर आप कॉर्पोरेट स्लेव बनते हैं। फिर किसी दिन आपको काफका का जिक्र आता है तो आप कहते हैं नहीं, जो काफका के साथ हो गया वो मेरे साथ नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त मेरे मरने के बाद मेरी डायरी नहीं निकाल के कहेगा कि यार किसे खो दिया, किसे खो दिया। तो वो बंबई से लौटने के बाद लगभग 4-5 साल कॉर्पोरेट जॉब की और फिर 2017 में वो बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। तो और तब से जो है फिर वो टूटे फूटे मिसरे कहने शुरू किए, जो शुरू में जहां से शुरुआत होती है। और एक वही अजीब, क्योंकि बहुत मुनासिब लोग सुनने वाले भी हैं और प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल वाजिब है कि एक झंडा लिए, परचम लिए फिरते थे कि जो है ये बहर वहर क्या है और ये उर्स क्या है और ये सब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से जो है वो फ्री वर्क के शौकीन रहे थे। तो ये काफी वक्त इस चीज में जाया हुआ और एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि किसी बात पे किसी से बहस तो नहीं हुई। कुछ 5 शायर बैठे थे। अच्छा। और महफिल के बाद, मुशायरे के बाद, और ये तो जाहिर है कि हम शेर नहीं कहते थे तो हम मुशायरे का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन एक शायर हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे तो हम उनकी वजह से जो है वो आफ्टर पार्टी का हिस्सा थे एक तरीके से, आप ये समझ लें। तो जो शायरों की जो महफिल जमती है तो उसमें हम बैठे हुए थे, सब सुना रहे थे, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। तो उस वक्त जो है किसी ने कुछ पंजाबी में सुनाया तो मैंने कहा कि यार 2 लाइन मैंने भी कुछ पंजाबी में कही थी, इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। अरे इरशाद जरूर। मुझे नहीं पता, नहीं ये मैंने उस वक्त कहा, उस दिन मैंने उस रात कहा। 2020 की बात है ये, फरवरी 2020 की बात। हाँ, तो वो बिल्कुल, तो अब आप समझ लें कि अब मैं फरोश थे उस वक्त हम, और तो ये तो ध्यान नहीं कि किसने कहा, लेकिन एक आवाज गूंजी, एक स्टेटमेंट मेरे कानों में पड़ा कि तो आप पंजाबी भी खराब करते हैं। अच्छा। और ये सुन के मैं वो जो बोलने वाला था वो तो मैंने कहा नहीं, बस मैंने इतना कहा, मैं कहा हाँ जिंदगी ही खराब कर ली तो भाषाएं खराब करने में क्या जाता है। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये उस दिन तो हमने कह दी और जैसे तैसे सुबह घर पहुंचे 5 बजे। तो अब उस शख्स का नाम जरूर मैं ले सकता हूँ जिससे ये बात कही थी। तो सबके अपने अपने मोहतरम शख्स होते हैं, सबके अपने अपने रिश्ते होते हैं। तो जुबैर अली ताबिश हैं। अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान का, दुनिया का बड़ा मोहतरम शायर हैं, बड़ा नाम। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जुबैर भैया एक वादा है आपसे कि सुबह का सूरज उगने से पहले मैं बहर में 5 शेर कह के भेज दूंगा आपको, जिससे कि आज के बाद ना कोई ये टोक ना सके ना कि आता नहीं है, आता नहीं। तो आप अगर कभी कोई मुझे टोके तो आप प्रूफ हो। इस सनक के साथ मैंने 5 शेर कहे और पता नहीं कह दिए, कैसे कह दिए, वो कब उस रात क्यों बहर समझ में आ गई, उस रात कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर 2020 फरवरी से लेकर आप देख लें कि 2.5 साल भी नहीं हुआ है जी। और यही मेरा जो शेरी सफर है सही मायने में तो वो 2.5 साल का भी नहीं है। तो उस रात के बाद मेरा ख्याल में
पिछले दिनों कोई ऐसे 5 दिन गए थे कि जब मैंने शेर ना कहे हों। तो मैंने बारिश, धूप, इन सबको जो है इररेलेवेंट मान लिया 2 साल के लिए। अच्छा। हवा चलती है तो चले, बारिश होती है तो हो, टेम्परेचर 50 डिग्री हो तो होता हो। कोरोना शुरू हो गया मार्च में। मैंने फरवरी में शेर कहने शुरू किए, मार्च में कोरोना शुरू हो गया, मुशायरे सारे बंद हो गए। कोई चाह के भी शेर नहीं सुना पा रहा है जी। कुदरती समझ लें एक मौका हमें पूरा तैयारी का मिला जी, चीजें सीखने का, समझने का। कभी उस तरह की फितरत रही नहीं कि कोई सिखाए तो सीखें। जी जी जी। तो जो है खुद ही सीखने की उसमें जो है दोस्त यार शायर जो थे उनका जीना मुहाल कर दिया कि ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, और ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, और ये कैसे, और ये कैसे। उन्होंने तो ये गजल में, ये बहर में तो ऐसे किया था, फिर इसमें ये कैसे हो गया। तो वो नियम दर नियम और वो शेर दर शेर और गजल दर गजल जो है लगभग 9-10 महीने, 9-10 महीने तो क्या ज्यादा, और लगभग अक्टूबर बल्कि मैं कहूंगा पिछले साल अक्टूबर तक जी मैंने ऑन एन एवरेज जो है 15 से 20 घंटे जो है वो खालिस शायरी को दिए। क्या बात है। और मैं सारे कंफर्ट से अलग छत पे बैठता था। धूप होती थी तो पसीने आते हैं तो आते होंगे, आते रहेंगे। बारिश होती थी तो नीचे जाके कमरे से छाता लेके आता था और कंधे पे छाता टिका के बैठा रहता था। अच्छा। तो जो होना है तो हो, मैं तो यहाँ बैठ गया हूं जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए। तो वो 1.5 साल जो है वो मैंने 25 किलो वजन खोया यार। 65 किलो से 40 किलो पे आ गया हूं मैं। जे कहते हैं कुछ करने की चाहत। वो दरअसल बात मैं आपको सच बताऊं तो इसलिए चुभी मेरा भाई, क्योंकि उस व्यक्ति ने बात भी सही नहीं टोका, उसने टोका भी सही नहीं। जी जी जी। क्योंकि जो भाषा है वो पंजाबी नहीं, वो गुरमुखी है। और जवाब देने की बात ये है कि मुझे गुरुमुखी पढ़नी लिखनी आती है। क्योंकि मैं 4वीं 5वीं जलंधर रहा हूं, मेरे 85-87 नंबर हैं आउट ऑफ 100 गुरुमुखी में। अच्छा। मगर मैंने एहतरामन ऐसी कोई बात उस रात नहीं कही। कि एक कागज का टुकड़ा ये कभी तय नहीं करेगा कि कौन कितना काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कागज का टुकड़ा मुझे ये हक नहीं देगा। मैं उस रात बोल देता कि चुप रहिए, पंजाबी नहीं गुरमुखी होती है। तो क्या वो जीत होती मेरी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो अब आपने जीत हासिल की है वो सही मायने में जीत है। आनंद भाई, कुछ लोगों का सवाल है और कुछ की जी बिल्कुल। एक साथी में पूछते हैं कि आपने कहाँ से सब कुछ सीखा, इंटरनेट से या किताबों से? जितेंद्र भाई, जैसा कि अभी आनंद भाई ने बहुत ही अच्छे से बताया कि इन्होंने न धूप देखी, न बारिश देखा, न ठंड, न रात, न दिन, और बस सीखने की कोशिश की। और ये कहिए कि न इन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया, न किताबों का। एक चाह और एक कुछ कर पाने की जो जिद होती है ना, वो इन्होंने जो है मैं आपको हकीकत तौर पे बता सकता हूँ कि नुसरत साहब की कवाली सुनते पकड़ लेता था मैं सुबह एक, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पे दोस्तों के लगाए हुए हैं। अब मैं इसे खुद डीकंस्ट्रक्ट करता था तख्तीस की।
अब आप सोचे मुझे से 25-30 बार पूरा सुनना पड़ता था कि हर मिसरे में, जब तक कि हर मिसरे की तख्ती एक सी ना हो जाए, क्योंकि मैं किसी मिसरे में कोई लफ्ज ले रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि बहर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो नुसरत साहब ने गाई है वो गजल है, बिल्कुल, वो गजल के टुकड़े हैं, वो शेर हैं। तो जो तख्ती मेरे सामने निकल के आएगी फाइनली वो एक बहर होगी। तो 6 घंटे 8 घंटे इस प्रोसेस में निकल जाते थे कि मैं एक कवाली सुबह सुननी शुरू करता था 7 बजे, तो 2:30-3 बजे तक जो है वो मुझे पता चल जाती थी। तो फिर मैं अपने 2-4 जो जानकार दोस्त हैं उनको उसकी तख्ती भेजता था, सिर्फ और सिर्फ कि भाई ये क्या कोई बहर है। तो वो मुझे अगर होती थी तो बताते थे कि भाई बेशक ये बहर है, बिल्कुल सही बहर है। आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो बस पता किया, आप तो कहेंगे। और फिर मैं वो बहर साइड रख देता था, कॉपी साइड रख देता था, और मैं फिर 50 मरतबा कवाली सुनता था, और मैं उसे तब तक गुनगुनाता था, तब तक गाता था, जब तक मेरे मुंह से उन मिसरों की जगह वो मिसरे ना निकलने लगे जो मेरे खुद के मिसरा। क्या कहने, बहुत उम्दा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आप इस तरह का सफर ना लें, किसी उस्ताद के चरणों में जाएं, बहुत अच्छा तरीका है वो, ये कोई सही तरीका नहीं है। बना रहे आनंद भाई, गलती से कुछ कहा है वो, ना बहर में होगा ना शेर में होगा, बस उसे गलती ही कहिएगा कि किसी ने पहली मोहब्बत की, किसी ने दूसरी, किसी ने पहली मोहब्बत की, किसी ने दूसरी, हम अनोखे थे हमने आखिरी कर ली। वाह 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 वाह। ये तो थी वो गलती। अब आप अपनी जो सही जो शायरी है वो सुना दें, लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं जरूर सुनाता हूँ। मैं पहले जो है 3 शेर आपको जो है बिल्कुल एकदम वैसे सुनाता हूँ जो बिल्कुल अलग उसके हैं, कि शायरी ही आप जो है फिर वो सुनने का माहौल बने जिससे। जी जी। बचाते हुए अस्मत अब थक चुकी है। हाँ, बचाते हुए अस्मत अब थक चुकी है, तभी आंख मूंदे पड़ी है वो लड़की। हाँ, क्या कहने आनंद भाई, बहुत उम्दा। बचाते हुए अस्मत अब थक चुकी है, तभी आंख मूंदे पड़ी है वो लड़की। बहू चाहिए नौकरानी न ढूंढे। हक है। बहू चाहिए नौकरानी न ढूंढे, ये पूछो कि कितना पढ़ी है वो लड़की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये सबरीन साहिबा मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी नजर। वाह क्या कहने हैं। ये पूछो कि कितना पढ़ी है वो लड़की। उमड़ती है सजने संवरने की ख्वाहिश। बिल्कुल। कुछ ऐसे मुझे देखती है वो लड़की। वाह क्या कहने भाई, वाह। उमड़ती है सजने संवरने की ख्वाहिश, कुछ ऐसे मुझे देखती है वो लड़की। यार ये कुछ ताजा शेर थे, मैंने सोचा कि जो है बहुत उम्दा। एक समाज को मैसेज और इस कहते हैं ना दौरे हाजिर को अपनी शायरी में पिरो लेना, और ये शायरी वो है जो हर दौर में जिंदा रहती है। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी कोशिश है आनंद भाई। ये देखें अब आप गजल देखें अब आपके। शिकंजे में आने से पहले तुम्हारे। शिकंजे में पहले, शिकंजे में आने से पहले तुम्हारे,
मैं हट जाऊंगा रास्ते से तुम्हारे। वाह। शिकंजे में आने से पहले तुम्हारे, मैं हट जाऊंगा रास्ते से तुम्हारे। नहीं कह सके ये दीवानी से हम भी, नहीं कह सके ये दीवानी से हम भी, तबाह हो चुके हैं दीवाने तुम्हारे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। नहीं कह सके ये दीवानी से हम भी, तबाह हो चुके हैं दीवाने तुम्हारे। जरा छटपटाते हुए देखना था, जरा छटपटाते हुए देखना, समझ तो गया था इशारे तुम्हारे। इशारे तुम्हारे, वाह वाह। जरा छटपटाते हुए देखना था, समझ तो गया था इशारे तुम्हारे। मैं उम्मीद की मौत पे रो रहा हूं, मैं उम्मीद की मौत पर रो रहा हूं। नहीं काम आने दिलासे तुम्हारे। वाह वाह। मैं उम्मीद की मौत पर रो रहा हूं, नहीं काम आने दिलासे तुम्हारे। बस इस वास्ते ही नहीं ढूंढता मैं जी, कहीं मिल, बस इस वास्ते ही नहीं ढूंढता मैं, कहीं मिल न जाए ठिकाने तुम्हारे। जी। तेरी याद पीने न दे टोकती है, तेरी याद पीने न दे टोकती है। मैं आई तो हूँ होश उड़ाने तुम्हारे। आहा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई। तेरी याद पीने न दे टोकती है, मैं आई तो हूँ होश उड़ाने तुम्हारे। मेरी आंख में चुभ रहे हैं अनंत अब, मेरी आंख में चुभ रहे हैं अनंत अब, जुनूनो हुनर के नजारे तुम्हारे। वाह। मेरी आंख में चुभ रहे हैं अनंत अब, जुनूनो हुनर के नजारे तुम्हारे। शिकंजे में आने से पहले तुम्हारे, मैं हट जाऊंगा रास्ते से तुम्हारे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया आनंद भाई। जब आपका जो ये शेर है, मौत आने तक तलाशेंगे उसे, जिसे जो मकबूलियत मिली, जो जिस तरीके से लोगों ने कबूल किया, और जो बेपनाह मोहब्बत मिली, जब मिलियन में व्यूज आए और आपको पता चला कि आपका ये शेर जो है बेपनाह लोगों के बीच मकबूल हुआ, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाने लगा, लोगों के स्टेटस बने, स्टोरी बनी, और हर तरीके से जो है, जिस तरीके से भी लोगों को समझ में आया उन्होंने शेयर किया। कैसा फील हुआ किसी भी शख्स के लिए कोई एक शेर, क्योंकि वो मेहनत का जो है, कह सकते हैं कि एक कीमत मिल जाती है कि हमने जो मेहनत की उसका। थोड़ा सा तो वक्त जो है, शुरू के 3 दिन जब वो, अच्छा मेरा एक दोस्त है कमबख्त, उसका नाम ले देते हैं विनय। अच्छा। तो उसने 29 दिसंबर को वो रील डाली थी, मतलब रात में, रात 28 दिसंबर को जन्मदिन होता है उनका, जिनसे हम इश्क में हैं अभी तक 17 साल से। तो वो रात जन्मदिन 12 बजने के बाद, आधे घंटे बाद, 12:30 1 बजे तो वो रील डाली थी वो वाली। क्या करें अब, ठीक है। तो पहले दिन उस पे मेरा ख्याल से कुछ 5000 व्यूज थे। उससे पहले मैंने कोई भी रील डाली थी, उसमें हाईएस्ट व्यूज थे कुछ 8300 400 व्यूज। तो मैंने विनय को मैसेज किया, मैंने कहा विनय ये देख रहा है तू, इस बार बेटा पहली बार 10,000 व्यू हो ही जाएंगे, देख ले।
तो मुझे उसका रिप्लाई आया, कहता तुम इस बार भी गलत हो। मैंने कहा यार ऐसे मत बोल यार, क्यों तू ऐसे, मतलब मैं वैसा हो गया। मैंने कहा यार दोस्तों कैसे कर रहा है यार, बता सुबह सुबह क्यों ऐसी बातें कर रहा है। कह रहा नहीं क्योंकि ये तो 10 मिलियन जा रही है। मुझे नहीं पता क्या आया होगा उसके दिमाग में, क्यों बोला होगा उसने। तो मैंने उसे मैसेज किया था, मैंने कहा अगर ये 10 मिलियन पहुंच गई तो मैं पूरा हल्दीराम का रसमलाई का डिब्बा अकेले खत्म करूंगा। अच्छा। उसमें वो 6 रसमलाई आते हैं, वो हमारा एक पुराना वो है, मैं और वो जब भी मिलते हैं तो हम रसमलाई मंगाते हैं हल्दीराम की और अपना अपना डिब्बा मंगाते हैं। अच्छा। और हर बार होता यही है कि मैं 1 पीस खा पाता हूँ, 2 पीस खा पाता हूँ, उसे पता है मैं कितने खा पाऊंगा। तो वो हमेशा यही कहता है, कह रहा वो कि आपको जो है मरने से पहले जो है एक काम करना है कि एक हल्दीराम का डिब्बा पूरा निपटाना है रसमलाई का। तो 10 मिलियन पहुंच गए, वो 12 भी पहुंच गए, वो 15 भी पहुंच गए, वो पता नहीं कितने ही पहुंच गए। वो तो शुरू के 3 दिन जब वो बढ़ रहे थे ना, तो मेरी नजर नहीं हट रही थी इंस्टाग्राम। नहीं हटती। सब ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, अध्यात्म ट्राई कर लिया और नशे ट्राई कर लिए कि ध्यान हट जाए, क्योंकि सर दर्द होने लगा था लगातार स्क्रीन देख के, हर बार रिफ्रेश हो। वो जिस दिन 1 मिलियन क्रॉस हुए उस दिन एकदम से अपनी लगाम खींची और ये कहा कि अब अगली बार ये व्यू तब देखने जब गजल कह लो। अच्छा। तो अब शायद इतनी जल्दबाजी थी स्क्रीन देखने की कि उस दिन सुबह ये बात डिसाइड की, तो शाम को गजल कह ली, तो देखा तो 2 मिलियन। वाह। हमने कहा कि अब फिर एक गजल और कहनी पड़ेगी। तो जिस दौरान वो 1 मिलियन से 12 मिलियन पहुंचे, उन 11 दिनों में मैंने, मतलब वो ये 7 दिन में काम हुआ, लेकिन मैंने उस दिन हर मिलियन के साथ एक गजल कही। बहुत बढ़िया। तो आनंद भाई, एक जब किताब शाया कीजिएगा तो उस किताब का नाम रखिएगा मिलियंस वाली शायरी। ये मुमकिन है क्योंकि ये खुद के लिए चैलेंजिंग था। आपकी 1 मिलियन वाली, तो मिलियंस करके जो है ना उस किताब का नाम रखिएगा। ये खुद के लिए चैलेंज था। बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे शोहरत 20-22 साल की उम्र में तो मिली नहीं। वहां मिलती तो मैं सिर्फ स्टोरी ही शेयर करता रह जाता। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। मैंने वो स्टारडम इतना करीब से देखा बंबई में कि वो शोहरत जो है ना, वो बिल्कुल वैसी लगने लगती है कि ये तो मैं देख चुका हूं। बिल्कुल। इसकी पावर भी देख चुका हूं, इसके फायदे भी देख चुका हूं, इसके नुकसान भी देख चुका हूं, इसकी इंतहा भी देख चुका हूं जी। तो और इतना करीब से, मतलब वाकई में, मतलब मैंने बस यही एहतराम है कि वो इतने बड़े लोग हैं कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता, मगर वो पैसा, मतलब क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है दिवाली की रात बड़े खुश होके अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स को 25-25 लाख 50 लाख रुपए एक मतलब 10 मिनट में हार के और खुशी से 50 लाख हार गए, चलो पैक बनाओ। सही बात है। वो इतना करीब से देखने के बाद वो पैसे की वो खत्म हो गई थी, वो शोहरत की वो खत्म हो गई थी। एक भूख रह गई थी जो अभी तक ड्राइव करती है, और वो है एक्सीलेंस की।
या जो सो कॉल्ड ग्रेटनेस है। सो कॉल्ड इसलिए कहता हूं कि आज गालिब को नहीं पता कि उन्हें ग्रेट माना जाता है। तो मीर को नहीं पता कि उन्हें खुदाए सुखन ही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक इल्यूजन है ये ग्रेटनेस का, यही एक ड्राइविंग फोर्स है। इस इल्यूजन ऑफ ड्राइविंग ग्रेटनेस को पे जब आप होते हैं, जब इस सफर पे होते हैं, तो एक ही चीज आपका रास्ता रोक सकती है, और वो है आप मान लें कि ग्रेटनेस मिल गई है। क्योंकि सफर ही ग्रेटनेस तक का था, और अगर वो मान लिया कि मिल गई है, तो फिर उसके बाद क्या? तो स्टैग्नेंसी आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या? तो वो वाकई में सिर्फ जुमले के लिए नहीं है, वो वाकई में वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अ मिलियन मीन्स एक गजल इसलिए कि इट्स अ टास्क, कि ये शेर कहने से ही तो व्यूज आए। वेदर वो व्यूज कितने मायने रखते हैं किसी के लिए नहीं रखते हैं, एक अलग चीज है, मगर इतने लोगों ने देखा तो क्या देखा? बिल्कुल। शेर सुना, शेर देखा, जज्बात दिख गए होंगे कुछ चेहरे पे, किसी के कहीं ना कहीं किसी को दिल को छुआ, किसी के। बिल्कुल। तो लेकिन वो सारी चीजों में कहीं भी ये नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम देख रहा था जी। तो जिस चीज से आपको खुशी और शोहरत या कोई मकाम हासिल हुआ हो, वो मकाम में एक तो आप मान लें कि हासिल हो गया, और वो मिलने के बाद आप वही करना छोड़ दें, तो ये गलत है। तो जितनी कोई स्पीड या कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं बेरोजगार आदमी हूँ यार, 5 साल से मैं सुबह उठ के गजल ही कहने बैठता हूँ। तो और ये इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि मैं आप ये कहें कि ये तो गलत तरीका है, गजल इल्हाम होती है। अब मैं एमिनेम नाम के एक आर्टिस्ट हैं जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड हैं, और कहते हैं कि उनसे शानदार रैपर आज तक नहीं हुआ, या वो टेक्निकली हो या पॉपुलैरिटी वाइज हो। तो उनका ये कहना है कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, कागज पेन लेके गाने लिखने बैठता हूँ, क्रिएट करने बैठता हूँ, 1:30 बजे लंच लेता हूँ 45 मिनट का, 2:15 बजे वापस ऑफिस आता हूँ, फिर 4.5 घंटे काम करता हूँ, और 5:45 बजे घर रवाना। ये रोज करता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा काम है। एमिनेम ऐसे ही नहीं बना। एमिनेम इसलिए बना क्योंकि उसे ये तो पहले से ही पता था कि उसमें टैलेंट है। फिर एक बार उसे दुनिया को भी प्रूव करना था। बिल्कुल। कि मान जाओ मुझ में टैलेंट है। उसके बाद तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात है। सही है। आफ्टर अ पॉइंट किसी भी फील्ड में अगर आपको एक सक्सेस मिल गई है, उसे मेंटेन करने में दिक्कत इसीलिए आती है कि आप जितनी मेहनत वहां तक पहुंचने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत कम करते हैं, लेकिन अगर आपने आईआईटी में पहुंचने के लिए 14 घंटे 16 घंटे पढ़ाई की होती है ना, तो आप आईआईटी पहुंचते ही 12 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं। बिल्कुल। ये मेरे समझ से परे की बात है कि जब लेवल ऊपर हो गया है तो मेहनत कम कैसे हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी तक में 4 लोग सुनने वाले थे तो उनका इल्म का लेवल कलेक्टिवली एक सर्टन होगा। अब मुझे सुनने वाले 4 करोड़ लोग हैं तो उनके इल्म का कलेक्टिव लेवल कॉन्शियस क्या होगा। तो मुझे अपने इल्म के लेवल को, अपने कहन के की सादगी को मुझे अब 4 करोड़ लोगों के हिसाब से जो है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेहनत कम तो हो ही नहीं सकती। हर मकाम के साथ अगर आपकी मेहनत नहीं बढ़ रही है, हर स्टेप के साथ अगर आपकी मेहनत में इजाफा नहीं हो रहा है,
तो नंबर्स तो एक रात में बढ़ते हैं और एक रात में ही कम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि अर्ली 90s और 2000 में जिन यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक में काम करने के लिए हिंदुस्तानी बच्चे जमीनें बेच बेच के एमबीए कर रहे थे, रातों रात 2008-9 के यूएस डिप्रेशन में वो बैंक दिवालिया हो गए। बिल्कुल। तो आप इनकंसिस्टेंसी जो है लाइफ की, उन पे ना जाके आप लाइफ की कंसिस्टेंसीज पे काम करें। लाइफ की कंसिस्टेंसी क्या है कि आप सूरज उगेगा, उगेगा इन द सेंस कि धरती घूमेगी, सूरज दिखेगा, एक बार दिखेगा, अनलेस आप नॉर्वे में रह रहे हैं और वो छमाही नहीं दिख रहा। धरती घूमेगी, सूरज दिखेगा, कंसिस्टेंसी है। भाप उड़ेगी, बादल बनेंगे, पानी बरसेगा, कंसिस्टेंसी है। पानी कहां बरसेगा ये इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल। इस पे आपका जोर ही नहीं है। आप कंसिस्टेंसी पे काम कर सकते हैं। मैं ये मेहनत कर सकता हूं कि मैंने अभी 2 मुशायरे पहले की बात है मिराज भाई, मैंने लफ्ज जो है वो गलत वजन पे बांध दिया। अच्छा। तो मुझे मेरे एक सीनियर शौरा ने स्टेज पे जो है बाजू में बिठा के चुपके से कान में बात कही, तो मैंने घर आने से पहले वो सही कर लिया था ट्रेन में उसे, और घर आते उन्हें फोन किया। मैं कहा साहब ये जो आपने मेरी गलती मुझे बताई थी और मैंने उस पर काम कर लिया और वो ये दुरुस्त कर ली गई है, एक बार और आप इसे सुन लें कि वो कहीं गलती जो है मैंने मेरी नजर में अब सही हुई है, जो पहले ही नहीं सही थी। तो मैं अब भी कैसे यकीन से कहूं कि ये सही है। तो एक बार बस जो है, मेरा यकीन है कि 2 साल पहले मेरा एटीट्यूड ये रहा होता कि ऐसी की तैसी, ये कौन है, अब भी मुझे गलतियां बताई जाएंगी। तो ये मुझे समझ में आया कि शोहरत के साथ वो लेजेंड्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी होती हैं, जो किताबें पढ़ी होती हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में पढ़ा कि वो किसी इवेंट के बाद अगर उनसे हाथ मिलाने के लिए, बात करने के लिए 400 लोग हैं तो वो 400 लोगों से हाथ मिलाएंगे। अच्छा। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो 400 लोग, अगर कोई रह गया और उसने आके, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं या खाना खा रहे हैं, कहीं मशगूल हैं, और किसी ने आके कहा या किसी ने बाद में ये कह दिया कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आर्नोल्ड से हाथ मिला सकूं और मैं उनके इवेंट में गया और ऐसा नहीं हुआ, तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उस व्यक्ति को अपने घर पे इनवाइट किया बाकायदा, क्या कि आप आए, ये मेरी गलती है, ये मुझसे चूक हो गई कि मैं आपकी तरफ गौर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आर्नोल्ड, वो आदमी जो बस एक बार अगर ऐसा हाथ कर दे दूर से तो सामने वाले की हिम्मत ना हो हिलने की। सही बात है। उसकी इतनी सिक्योरिटी है, वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, फिल्म स्टार तो क्या थे ही थे, मतलब टर्मिनेटर किसे नहीं पता। लेकिन वहां से क्या सीखना है आपने? वहां से यही सीखना है कि मेरे इनबॉक्स में एक भी मैसेज आपको ऑल अक्रॉस किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनराइड या अनरिप्लाइड नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। कभी नहीं मिलेगा। बहुत उम्दा। मेरे किसी यूट्यूब पे अगर किसी ने कमेंट किया है कि भैया बड़ी तमन्ना थी कभी आपसे बात हो सके, तो हमने उस पर कमेंट के रिप्लाई में अपना फोन नंबर छोड़ दिया। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? तो शोहरत ने मुझे बड़ा वैसा कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा क्या है, एक बड़ी महीन लाइन है, घमंड, तकब्बुर और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, और उसी पे चलना होता है। तो कई बार आदमी जो है वो थोड़ा सा फिसल के जो है वो घमंड की तरफ आ जाता है। बिल्कुल। मगर यही आदमी होना है कि आप अगर इस तरफ आ जाएं तो तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लें। बिल्कुल। कि हाँ भाई बहुत बढ़िया।
और हुआ भी ये कि बीच में जब वो इतनी मकबूलियत एक साथ मिली तो कुछ पल के लिए कुछ लोगों के साथ शायद मेरा बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा बदल गया होगा उस तरह से। तो वो जिस दिन रियलाइज हुआ तो इसी तरीके से जिस बेबाकी से मिसबिहेव किया होगा अगर, तो उसी बेबाकी से जो है वो गले भी लगाया और माफी भी मांगी, और ये कहते हुए कि भाई ये तो आप ही लोगों का काम है भाई, कि झुंड जब चल रहा होता है तो अगर कोई एक भटकने लगता है तो पूरा झुंड साथ भटकता है। तो वो साथ साथ शिफ्ट होता है। वो क्यों होता है कि ये पागल भटक रहा है तो उसको छोड़ थोड़ी ना देंगे। यही बात है तो अपना ही ना, है तो अपना ही ना बचा। तो ये मैं अपने दोस्तों से, आप जो चाहने वाले हैं या जो लोग सुनते हैं, मैं उनसे हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि आपको कभी भी लगे कि अगर, क्योंकि ये मेरी कोशिश है कि एक मैं आइडियल्स में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक सादगी भरा मनुष्य बनने की, एक इंसान बनने की, तो उस कोशिश में अगर मेरी इससे कभी चूक हो, तो अगर मेरे यार दोस्त ही मुझे अगर ये इत्तला ना दें कि भैया ये जो है आप, और हो सकता है कि उनकी राय सही ना हो, उनका देखना गलत ना हो और वो गलत साबित हो जाए, तो इसमें भी क्या बात हुई भाई, कभी आप गलत साबित होंगे, कभी मैं गलत साबित होऊंगा, लेकिन इस डर से कि भाई अगर हमने टोका और हम गलत निकले तो जो है ये, तो इसलिए जरूरी है, ये आप अपने बुजुर्गों से सीखते हैं कि बच्चे ने गलती की तो अगर आप उसे डांट रहे हैं तो आप उसे सिर्फ डांट नहीं रहे हैं, आप उसे ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई गलत सवाल पूछे तो उसे डांटना है। बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत बड़े और बहुत उम्दा बातें आनंद भाई। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम, आहा, आपको यानी लिए फिरते हैं हम। तू कभी हमको कहीं मिल तो सही, तशनगी पानी लिए फिरते हैं हम। वाह वाह। और मौत आने तक तलाशेंगे उसे। हक है। मौत आने तक तलाशेंगे उसे, जिंदगी जिसकी लिए फिरते हैं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया सैयद भाई आपका।